तो दोस्तों आज की इस वीडियो आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में करेंगे भी इसी से 103 के इकाई 4 को। हमारी इकाई का नाम है मुद्रा के कार्य है। इस इकाई के हम टॉपिक नंबर 5 को करेंगे जिसका नाम है बैंकिंग प्रणाली द्वारा साख सृजन। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लोग बैंकों में चेकिंग खाते में धनराशि कोषों को जमा करते हैं। जो कोष होता है वो क्या धनराशि को क्या जमा करते हैं, चेकों में करते हैं, खाते में चेकिंग के हिसाब से करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की धनराशि के चेकों की सहायता से भी निकाला जा सकता है। जरूरी है एक तो ये तरीका है कि भाई आपने विड्रॉल वो भी कहते हैं जो भी बैंक की स्लिप होती है निकालने की, पैसे निकालने वाली, उसको आपने स्लिप को फिल किया, उसके बाद में आपने पैसे निकाल लिया, तो ये तरीका होता है। नहीं तो दूसरा तरीका है चेक के थ्रू, तीसरा एटीएम के थ्रू, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अतः चेक योग्य जमाओं का मूल्य बैंकों के तुलन पत्र में दायित्वों की तरफ लिखा जाता है। परिसंपत्तियों की तरफ हम ऋणों अथवा रिजर्व रक्षित निधि को रखते हैं। बैंक कुछ कोषों यानी धनराशियों को रिजर्व के रूप में आंशिक रूप में नगद अथवा आंशिक रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखते हैं। जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं कि कुछ राशि बैंकों में क्या केंद्रीय बैंक के पास रख देते हैं। ठीक है, ताकि जब उन्हें जरूरत पड़े तो उनसे क्या ले सके। ठीक है, ये रक्षित निधि कई कारणों से रखी जाती है। इसके बहुत सारे या तो ये बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि बैंक में जब पैसा ज्यादा आ जाएगा तो क्या बैंक क्या करती हैं, या तो अपने मतलब उसके शेयर्स होते हैं उनको क्या किसी को बेच देती हैं, नहीं तो क्या करती हैं अपने आरबीआई को बेच देती हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो कमर्शियल बैंकें होती हैं वो क्या इधर उधर से क्या अपने पास पैसे अर्जित करती हैं। ठीक है, और इसीलिए यही कारण होता है कि जो बैंकें जो सेविंग अकाउंट होता है उनमें क्यों बॉन्डिंग लगा दी जाती है कि 20,000 से पैसे आप ऊपर नहीं निकाल सकते। वो यही कारण होता है, क्योंकि बैंक क्या करती है कि अपने जो भी उसके पास पैसा एक्स्ट्रा आ जाता है या मतलब पैसा हो जाता है ठीक ठाक, वो क्या करती है अपने शेयर को ना, उस पैसे को दूसरे मतलब दे देती है बड़े बड़े लोगों को। ठीक है, जैसे कि मान लो बिजनेसमैन को दे दिए, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दिए, ठीक है, उसके अलावा किसको आरबीआई को दे देते हैं। इस तरह से क्या फिर बैंक के पास तो पैसा रहता नहीं है एकदम से, तो वो पैसा मिलने वाला भी नहीं है उन साहूकारों से, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन से। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, बैंक के पास कुछ एक स्टॉक होता है, स्टॉक में वही लगा देती है कि भाई 20,000 लास्ट लिमिट है, इसके अलावा इसके ऊपर आप पैसे नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से किसी भी दिन को लेते हुए कुछ लोग अपने खातों में नगद को जमा करा सकते हैं, जबकि अन्य नगद को निकलवा सकते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि बचत बैंक में बचत खाता में क्या बहुत सारी चीजें क्या होती हैं कि लाइक आपने पैसे जैसे मान लो 500 जमा किए तो 500 आप निकाल लो शाम को, ठीक है, मतलब थोड़ी देर बाद निकाल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चालू खाते में भी सेम यही चीज है। यह अंतर्प्रवाह तथा बहिर्प्रवाह सामान्य नहीं होते हैं, जिसमें बैंकों के लिए कुछ नकदी अपने हाथों में रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतरबैंक समाशोधन उद्देश्य के लिए भी रिजर्व रखा जाता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, ये वही बता रहा है, ये अंतर्प्रवाह तथा बहिर्प्रवाह सामान्य होते हैं। जैसे कि अंतर्प्रवाह यानी आपने बैंकों को पैसे दे दिए, ठीक है, मान लो कि आपने अभी अपने बैंक में कितने 5 लाख रुपए सबमिट कर दिए, लेकिन आप 5 लाख रुपए एक बार में क्या नहीं निकाल सकते। अंतर और प्रवाह और बहिर्प्रवाह एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, पैसे तो आपके जाते हैं आपकी मर्जी से, लेकिन जब उधर से निकलते हैं तो वो निकलते हैं भाई बैंक की मर्जी से। जैसे बैंकों के लिए कुछ नकदी अपने हाथों में बनाए रखना होता है, और बाकी जो चीजें होती हैं, बाकी पैसे बचते हैं वो क्या बड़े बड़े कंपनी को दे देते हैं, आरबीआई को दे देते हैं। ठीक है, अंतर बैंक समाशोधन उद्देश्य के लिए भी रिजर्व रखा जाता है। इसी क्रम में बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ अपने मांग तथा समय यानी सावधि दायित्वों का एक निश्चित अंश नगद शेषों के रूप में रखना आवश्यक हो जाता है। क्या करती हैं बैंकें, ये बहुत सारी बैंकें करती हैं कि अपने कुछ दायित्व किसको आरबीआई के पास रख देती हैं स्टॉक के रूप में। इस प्रकार की प्रणाली को आंशिक रिजर्व बैंक प्रणाली क्या कहा जाता है, अर्थात बैंक जमाओं का केवल एक अंश हाथों में वास्तविक नगद समर्थित है तथा निकासी के लिए उपलब्ध होता है। आंशिक रिजर्व बैंकिंग प्रणाली अर्थव्यवस्था के साख के सृजन तथा मुद्रा की आपूर्ति के विस्तार के लिए मौलिक आधार है। एक अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा की आपूर्ति बैंकों, जनता तथा केंद्रीय बैंक के व्यवहार का परिणाम है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पिछले खंड में हमने चर्चा करी थी कि अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा की आपूर्ति करेंसी तथा मांग जमाओं का जोड़ होता है। यानी एम बराबर क्या होता है हमारा, एम बराबर होता है CU प्लस में DD। ठीक है दोस्तों, जनता के पास करेंसी प्लस में बैंकों की सावधिक जमाएं। चलो मान लेते हैं कि करेंसी का अनुपात कितना C है। इस प्रकार रखते हैं कि C बराबर होता है CU बटे में DD। अतः कुल मुद्रा की आपूर्ति निम्नानुसार M बराबर 1 प्लस C
इंटू डी। ठीक है। केंद्रीय बैंक, ये देखते हैं केंद्रीय बैंक मौद्रिक आधार अथवा उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा एच के नियंत्रण द्वारा की कुल आपूर्ति को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों। तो उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा करेंसी तथा रिजर्व यानी आर के योग के समान होती है, अतः एच बराबर सी यू प्लस में आर। चलो मान लेते हैं कि रिजर्व का जमा अनुपात कितना आर है। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं आर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर अपॉन में डी। ठीक है। अतः उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा को निम्नानुसार लिख सकते हैं, यानी एच बराबर में ब्रैकेट में सी प्लस में आर यानी वही सी आर बन गया इंटू में डी। ठीक है। उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा तथा कुल मुद्रा आपूर्ति को गुणक द्वारा संबोधित किया जाता है। मुद्रा गुणक मुद्रा के स्टॉक का उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा के स्टॉक का अनुपात है। अतः एम बराबर क्या होता है, ब्रैकेट में 1 प्लस सी अपॉन में सी प्लस आर इंटू में एच बराबर में क्या हो जाएगा एम इंटू एच। ठीक है। यहाँ एम मुद्रा गुणक है, जो कि होता है कि एम बराबर मुद्रा गुणक देखिए एम बराबर होता है 1 प्लस सी अपॉन में सी प्लस में आर द्वारा क्या दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं मुद्रा गुणक का मान जनता तथा बैंकों के व्यवहार द्वारा निर्धारित होता है। जो मुद्रा का गुणक मान है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, जनता के द्वारा और बैंकों के व्यवहार के द्वारा। ठीक है दोस्तों। तो व्यवहारगत अनुपात सी और आर है जो मुद्रा गुणक को निर्धारित करते हैं। ठीक है। आर जितना छोटा होगा मुद्रा का गुणक उतना ही क्या बड़ा होगा, सी जितना छोटा होगा मुद्रा गुणक उतना ही बड़ा होगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कम मुद्रा को करेंसी अथवा रिजर्व के रूप में रखा जाता है तो ऋण के विस्तार हेतु बैंकों को अधिक उपलब्ध होती है। ठीक है। मुद्रा गुणक के एक से अधिक हैं। सी तथा आर दोनों 0 तथा 1 के मध्य विद्यमान होते हैं। यदि सी बराबर 0 है तो जनता केवल करेंसी खरीद रखती है तथा बैंकों की कोई भूमिका नहीं होती। अभी ये क्या होता है कि सी बराबर अगर 0 हो जाएगा तो बैंक जो भी करेंसी है वो क्या सारी जनता रख लेगी, बैंकों में तो पैसे देंगे ही नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बैंक में इसीलिए भाई खुली हुई है। ठीक है। बैंकों की भूमिका नहीं होगी अगर सी बराबर 0 हो जाएगा, लेकिन सी इसलिए क्या होता है 0 और 1 के बीच में सारी चीजें होती हैं। ठीक है। करेंसी जमा अनुपात नकद रखने की लागतों पर निर्भर करता है। ठीक है। एच में वृद्धि के कारण से कुल मुद्रा आपूर्ति अनुपातिक रूप से अधिक वृद्धि होती है तो एच की गई वृद्धि से साख जमाव तथा मुद्रा गुणात्मक विस्तार होगा। इस कारण एच को उच्च शक्ति संचलन के माध्यम से बैंक अर्थव्यवस्था में सृजन करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपकी ये वाली यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है। ये टॉपिक भी समाप्त हो गया आपका और ये वाली आपकी इकाई भी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।